हेलो गाइस, वेलकम टू एडुईपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री यानी इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। यह क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल हर एक एग्जाम में क्लास 6 से लेकर 12th तक का इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग क्लास 6 का अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक सवाल है, वह है रशीदा का सवाल है। देखिए क्या बोल रहे रशीदा। रशीदा घर बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह पड़ी एक सुर्खी पर। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। दोस्तों, सुर्खी क्या होता है? जब आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो हेडलाइन होती है ना, उसी को बोलते हैं सुर्खी। ठीक है, और उसी हेडलाइन में लिखा हुआ था 100 साल पहले, और उसी हेडलाइन पे नज़र पड़ा किसका? रशीदा का। और उस हेडलाइन को पढ़कर वह सोचने लगी कि आखिर कोई 100 साल पहले क्या हुआ था, यह कैसे जान सकता है। पहला टॉपिक है कैसे पता लगाएं। ठीक है दोस्तों, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, कल क्या हुआ था इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? टेलीविज़न देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मान लो अभी चल रहा है 2020। ठीक है, और मुझे 1947 ईस्वी के बारे में जानना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, कि उस समय गांधी जी का योगदान क्या है, फिर उसमें गांधी जी किस प्रकार लड़ाई लड़े। ठीक है, तो यह जानने के लिए मैं बुक पढ़ सकता हूँ। बुक में कैसे आएगा? ठीक है, तो वैसे व्यक्ति जो उस समय थे उनसे जानकारी लेकर, जैसे कि मैं अपने दादाजी से पूछ सकता हूँ कि उस समय क्या हुआ था। ठीक है ना। लेकिन वही सवाल अगर हो जाए कि बाबर कब आया था, बाबर क्या करता था, बाबर कैसा रहता था, तो यह जानना कोई बड़ी बात है ना दोस्तों, क्योंकि वह बहुत पहले आया था। ठीक है, 400-500 साल पहले आया था। ठीक है दोस्तों, बाबर। तो यह कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ? यही तो सीखना है इस अध्याय में। तो चलिए धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है दोस्तों, हम आखेटकों, आखेटकों का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं आखेटक। ठीक है दोस्तों, शिकारी को क्या बोलते हैं? आखेटक। ठीक है ना। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारी, जो व्यापार करते हैं व्यापारी हो गए, जो राजा हैं वो शासक बोलते हैं, कृषक खेती करते हैं, पशुपालक जो पशु पालते हैं। ठीक है ना। पुरोहित यानी पंडितों, शिल्पकार यानी उस समय के जो अपने अपने व्यवसाय थे, जैसे कि मिस्त्री समझते हैं आप लोग, मिस्त्री, उसी प्रकार का बोलते हैं शिल्पकार। अलग अलग कामों में अलग अलग शिल्पकार होते थे। ठीक है ना। कलाकार, ठीक है ना, संगीतकार, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे। ठीक है ना, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन सी गीत गाया करते थे। आगे पढ़ते हैं, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। दोस्तों, हम देखेंगे पृष्ठ 2, उससे पहले हम क्या क्या देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी को देखेंगे, क्योंकि इस नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले ना लोग रहते थे। ठीक है, और यहाँ रहने वाले लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास के जंगली विशाल क्षमता से परिचित थे। संग्राहक का मतलब क्या होता है? जो लोग चीज़ें इकट्ठा करते हैं ना, उसी को बोलते हैं संग्राहक। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ठीक है दोस्तों, इसी नर्मदा नदी के किनारे से वह अपने खाने पीने के लिए फलों का, ठीक है ना,
जरों का और अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे, यानी इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का आकेट भी करते थे, यानी वह जानवर का शिकार भी करते थे दोस्तों। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 2 देखेंगे कि आखिर यह नर्मदा नदी कहाँ स्थित है। ये देखिए दोस्तों, यह है आपका डायग्राम, ठीक है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पे है नर्मदा नदी, ठीक है ना। और इसी नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे, ठीक है ना। इसमें से कुछ कुशल संग्राहक भी थे, ठीक है दोस्तों, जो आसपास की चीज़ों को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी नदी के आसपास, तट के आसपास लोग रहते थे, ठीक है दोस्तों। यह मैंने पढ़ा था पिछले पृष्ठ पे। आगे चलते हैं, इस पृष्ठ में पढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। दोस्तों, उत्तर पश्चिम, मैं आपको बता दूं, ये देखिए, यह है उत्तर, यह है पूर्व, यह है पश्चिम, और यह वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं साउथ। ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ हो गया, और यह क्या है, नॉर्थ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। उत्तर और पश्चिम, ये है उत्तर, यह है नॉर्थ, और यह है पश्चिम मतलब वेस्ट। और उत्तर पश्चिम यानी यह जो भाग है ना, इसी को बोलते हैं क्या, उत्तर पश्चिम का भाग, ठीक है। यहाँ बोल रहा है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। तो यहाँ देखिए, यह है आपका किरथर पहाड़ी और यह है सुलेमान पर्वत, ठीक है ना, सुलेमान पहाड़ी, ठीक है। मैंने इसका पता लगा लिया। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए, लिखा है कि जहाँ लगभग, मतलब कि यहाँ पे किरथर और सुलेमान पहाड़ी के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, यानी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। इन्हीं क्षेत्र के आसपास दोस्तों बहुत साल पहले, मतलब कि 8000 साल पहले लोगों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। जो हम लोग खाते हैं रोटी दोस्तों गेहूं का, वह सबसे पहले किरथर और सुलेमान पहाड़ी के आसपास ही उपजाया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, यानी वह भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशुओं को अपने घरों में पालना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। दोस्तों, यह हो गया उत्तर और यह हो गया पूरब। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर पूर्व के बारे में, यानी यह जो भाग हो गया दोस्तों, इधर वाला भाग, यह क्या हो गया, उत्तर पूर्व का भाग हो गया ना। तो यह बोल रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हम पता करेंगे किस बारे में, गारो पहाड़ी और मध्य भारत क्या हो गया। यह देखिए, यह जो है क्या है, यह है मध्य भारत, बीच का भारत। भारत में जो बीच में है उसको बोलते हैं मध्य भारत, ठीक है। यह हो गया उत्तर पूर्व, हो गया ना, और यह हो गया क्या, पश्चिम उत्तर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाएंगे। उससे पहले हम इसको क्लीन करेंगे ताकि आपको समझ सकें। देखिए, उत्तर पूर्व कहाँ है, बता चुका हूँ आपको। देखिए, उत्तर पूर्व में क्या है, गारो पहाड़ी। यहाँ पे देखिए, यह क्या है, गारो पहाड़ी है उत्तर पूर्व में, है ना। और मध्य भारत में क्या है, विंध्य पहाड़ी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी के ऊपर विंध्य पहाड़ी है, ठीक है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ दोस्तों। ये गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी, इनके आसपास भी कृषि का विकास हुआ, यानी खेती हुई, ठीक है ना। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे दोस्तों। ये है विंध्य पहाड़ी और इसके उत्तर में, यानी इधर, ठीक है दोस्तों, इधर जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया था, ठीक है, चावल। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये अब डायग्राम समझ गए। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पे। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ
उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। दोस्तों अब हम लोग सिंधु और उसकी सहायक नदी के बारे में देखेंगे मानचित्र में कहाँ है, क्योंकि उन्हीं नदी किनारे आरंभिक नगर बसाए गए थे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं मानचित्र में। ये रहा मानचित्र और ये देखिए यह है सिंधु नदी। ठीक है, और यह जो है इसकी सहायक नदी है। कौन कौन? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। देखिए यह जो है पांच नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। और इन्हीं के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर बसाए गए थे। अब आगे चलते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के बारे में जानेंगे, क्योंकि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास ही प्राचीन काल में मगध राज्य को बसाया गया था, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। जो इसके शासक थे ना मगध के, वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब हम देखेंगे कि मगध कहाँ है, गंगा और सोन नदी कहाँ है। ठीक है, आइए मैप के पास चलते हैं। यह देखिए यह है गंगा नदी और यह है सोन नदी, और इन्हीं के दक्षिण में यह जो राज्य है इसको हम लोग बोलते हैं मगध साम्राज्य प्राचीन काल में। ठीक है दोस्तों, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? मगध। और वर्तमान में इसी हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग? बिहार बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? बिहार बोलते हैं। और इसी मगध राज्य का बहुत ही महान राजा हुए जिनका नाम था सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ठीक है दोस्तों, लोग जो थे वो हमेशा एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप तक गए। अच्छा, ये उपमहाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दिया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको अच्छी से समझ जाएं। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे उपमहाद्वीप को बताता हूँ कि वह जमीन का हिस्सा जो महाद्वीप से किसी भौतिक संरचना के माध्यम से अलग होता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप, उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। अभी यहाँ देखते हैं, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। ठीक है, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता था ना कि रास्ते में बड़ी बड़ी नदियाँ मिल जाती थी, रेगिस्तान मिल जाते थे, ठीक है, पहाड़ थे, पर्वत थे। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण यात्रा असंभव तो नहीं थी लेकिन थोड़ा कठिनाइयाँ थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यह जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, इसका मुख्य कारण क्या था? काम की तलाश या फिर आपदा के कारण। आगे देखते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी दोस्तों जो व्यापारी थे उस समय, वह एक स्थान से दूसरे स्थान मूल्यवान वस्तु को लेकर खरीद बिक्री के लिए भी जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। दोस्तों जो धार्मिक गुरु थे वह एक गांव से दूसरे गांव शिक्षा देने के लिए भी जाया करते थे। ठीक है ना, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। दोस्तों कुछ लोग एक जगह से दूसरे जगह वहाँ के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में जानने की इच्छा से जाया करते थे। अगला टॉपिक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। इसको पढ़ने से पहले मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, जरा इसको देखते हैं हम लोग।
लिखा है मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। जो मानचित्र 1 हम लोग देख रहे थे वह दक्षिण एशिया को और उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार को दर्शाता है। दक्षिण एशिया के अंतर्गत 6 देश आते हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों, जो दक्षिण एशिया है वह महाद्वीप से छोटा है, लेकिन फिर भी यह विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों से इस प्रकार बटा है ताकि यह एक उपमहाद्वीप की श्रेणी में आ गया है और इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। इसको समझने के लिए हमें विश्व मानचित्र को देखना पड़ेगा। अगर आपके पास विश्व मानचित्र है तो उसको आप निकाल लीजिए या फिर आप स्क्रीन पर देखिए। ये रहा वर्ल्ड मैप आपके स्क्रीन पर। अब मैं बताऊंगा कि एशिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखिए, यहाँ से एक बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ से लेकर और फिर यहाँ से लेकर, ये सब क्या है? ये सब एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ पे सीरिया भी आ जाएगा एशिया में ही। ठीक है। ये जो सीरिया भी है यहाँ भी एशिया में ही आ जाएगा। इजराइल भी आ जाएगा, सऊदी अरब आ जाएगा, यमन आ जाएगा, सोमालिया नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया भी आ जाएगा। यहाँ सब ये सब क्या है? ये सब एशिया है। ठीक है ना। क्या है? ये सब एशिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह है पपुआ न्यू गिनी। यहाँ देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यह है पपुआ न्यू गिनी। यह एशिया में नहीं आता है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का देश है, द्वीपीय देश है। ठीक है ना। और देखिए, अब मैं बताता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ था कि मानचित्र 1 दक्षिण एशिया। अब मैं दक्षिण एशिया की बात करूँ, दक्षिण एशिया में पहले इसको मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए, दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आ रहे थे? भारत, ये भारत अपना आ रहा था, ये भारत अपना आ रहा था। और फिर जो है कौन आ रहा था? पाकिस्तान आ रहा था। ये पाकिस्तान हो गया आपका। यहाँ पे है बांग्लादेश। यहाँ देखिए आप लोग एक बार, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है। नेपाल भी आ रहा था, नेपाल यहाँ पे है। ठीक है ना। नेपाल हो गया। और क्या आ रहा था? तो भूटान आ रहा था। भूटान देखिए कहाँ पे है? देखिए भूटान यहाँ पे है कोना पे। यह क्या है? भूटान है। इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। और मैं बता दूँ श्रीलंका भी आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका यहाँ पे स्थित है। ठीक है। ये सारे देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है। और उसके कुछ पड़ोसी देश थे जैसे अफगानिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान आपका आ गया। और मैं फिर बता दूँ ईरान आ रहा था, यहाँ पे ईरान आ गया ना। और कौन आ रहा था? चीन आ रहा था। तो चाइना तो यहाँ दिख नहीं रहा है। और म्यांमार, तो यहाँ पे है बर्मा। बर्मा को ही बोलते हैं क्या? म्यांमार। देखिए दक्षिण एशिया के अंतर्गत इन देश आ गए। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। ठीक है। और श्रीलंका। ठीक है ना। और इसके कुछ पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार। ठीक है। तो मैं बता दूँ कि दक्षिण एशिया जो है महाद्वीप से छोटा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ फिर जाइए आप लोग एक बार और यहाँ तक दक्षिण एशिया जो है महाद्वीप से छोटा है। ठीक है। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा गया। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यह जो है समुद्रों से, पहाड़ियों से, पर्वतों से इस तरह बट गया कि इसको हम लोग उपमहाद्वीप की श्रेणी में रखते हैं। यही तो लिखा था। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक है। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हम लोग मानचित्र 1 को देख चुके हैं कि वहाँ पे जो है पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रही थी। ठीक है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें और गहरे समुद्रों को पार कर सकें। दोस्तों, बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिन्होंने कोशिश की
वह उसको पार किया, और जिन्होंने कोशिश नहीं किया वह उसको पार नहीं कर सके। ठीक है, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है, और उपमहाद्वीप से जो बाहर के जो लोग थे वह भी आए और इसी उपमहाद्वीप में बस गए। ठीक है, लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध, आगे देखते हैं, किया। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह गए तो वहाँ की संस्कृति को और वहाँ के परंपरा को जाने। ठीक है ना, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। ठीक है, कई सौ वर्षों से लोग जो है पत्थर को तराशने, पत्थर बहुत किस्म की होती है, कुछ कीमती पत्थर भी होते हैं, और उन्हीं पत्थर की जांच करने के लिए कि कौन कीमती पत्थर है, पत्थर को तराशने के लिए और संगीत रचने के लिए और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों को भी एक दूसरे को देखकर सीखते रहें। ठीक है ना, अगला टॉपिक है देश के नाम। ठीक है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दोस्तों, हम अपने देश के लिए इंडिया या भारत बोलते हैं ना, और यह जो शब्द है इंडिया, यह इंडस से निकला है, और इस इंडस का मतलब होता है सिंधु संस्कृत में। ठीक है ना, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश कहा। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पहले जब ईरानी और यूनानी आए थे तो सिंधु को क्या कहा था, इंदोश या हिंदोश। ठीक है ना, और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि के टुकड़ा को उन्होंने ईरानियों ने इंडिया कहकर पुकारा। ठीक है, अब हम लोग इसको एटलस या फिर वर्ल्ड मैप की सहायता से समझेंगे। यदि आपके पास एटलस या वर्ल्ड मैप है तो आप इसको निकाल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पर देखिए। यह रहा वर्ल्ड मैप आपके स्क्रीन पे, और यहाँ देखिए, मैं यहाँ बता दूँ आपको कि यह है ईस्ट, यह है वेस्ट, यह है नॉर्थ और यह है साउथ। ठीक है, और मैंने वहाँ पढ़ा था कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था। मैं बताऊंगा कि ईरान और यूनान कहाँ है, उससे पहले बता दूं कि उत्तर पश्चिम कहाँ है। तो यह है उत्तर और यह है पश्चिम, यानी यह जो पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट, इधर से जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ईरान कहाँ है और यूनान कहाँ है, इस मैप को जूम करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईरान, और ग्रीस देखिए यहाँ पे है छोटा सा, ग्रीस को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं यूनान। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, अब यह जो ग्रीस है इसी को हिंदी में बोलते हैं यूनान। और यहीं से जो लोग आए थे वह सिंधु नदी को क्या बोला था, हिंदोस या इंदोस। ठीक है, और सिंधु नदी की जो पूर्व में भूमि था उसको इंडिया कहा था। ठीक है, मैं बता दूं कि सिंधु नदी कहाँ है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए सिंधु नदी जो दोस्तों, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और फिर ऐसे बहती है। ठीक है ना, और इसमें गिर जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी के जो पूर्व का देश है, यानी यह जो पार्ट है, इसी को बोला था क्या, इंडिया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट था इसी को इंडिया बोला था। पहले पाकिस्तान इंडिया का ही भाग था। ठीक है, बाद में अलग हो गया। ठीक है ना, अब आगे पढ़ते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत नाम है वह एक समूह के लिए किया जाता था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे। ठीक है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, और यह जो समूह है इसका उल्लेख भी मिलता है, कहाँ मिलता है, तो कृति ऋग्वेद में मिलता है। यह लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, और बाद में इसी का प्रयोग, ये जो समूह थी लोगों का, भारत समूह, उसी समूह के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जानें। उससे पहले हम लोग यह देखिए कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम लोग। तारपत्रों से बनी पांडुलिपि की एक पृष्ठ। तारपत्र क्या होता है, तार एक प्रकार का वृक्ष है और उसके वृक्षों से बनी पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है,
जिस पुस्तक को हाथ से लिखते हैं उसको बोलते हैं पांडुलिपि, और उसी का स्पिट्स दिखाएंगे यहाँ पे। देखिए आपको दिख रहा होगा, या देखिए अब दिख रहा होगा आपको। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। यह जो पांडुलिपि है यह लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई, ठीक है। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है, ठीक है। जो तार का वृक्ष होता है उनके पत्तों को काटकर एक साथ बांध दिया जाता है, ठीक है, और उसी वृक्ष के पत्तों पर लिखा जाता है, ठीक है। यह भूर्ज पेड़ की छाल से बनाया गया है। भूर्ज पेड़ यह एक प्रकार का पेड़ है जो कि हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। यह हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, ठीक है। अतीत के बारे में जानने के लिए हम उस समय की पुस्तक को पढ़ सकते हैं ढूंढकर, ठीक है ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। दोस्तों, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं पांडुलिपि को अंग्रेजी में, और यह मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है वह लैटिन भाषा मेन्यू से बना है, और उस मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, ठीक है ना। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। दोस्तों, इसको एक प्रकार से बहुत ही अच्छा तरह से बनाया जाता है और उसी पर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं भोजपत्र, ठीक है। यह भोज पेड़ से बना है, ठीक है ना। देख कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। दोस्तों, जो इतने वर्षों में ना बहुत पुरानी होने के कारण कुछ पांडुलिपियों को कीड़ा खा गए और कुछ जो है नष्ट हो गए, ठीक है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, लेकिन आज भी जो है बहुत सारी पांडुलिपियाँ उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। दोस्तों, ये जो पांडुलिपियाँ है हाथ से लिखी हुई पुस्तक है, वह मंदिरों से या फिर विहारों से प्राप्त होती है। मंदिर तो आप समझ रहे हैं, विहार क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो प्रार्थना स्थल होते हैं या फिर मठ होते हैं उसी को बोलते हैं विहार, ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। दोस्तों, इस पुस्तक में धार्मिक मान्यता कैसी थी उस समय का, लोगों का व्यवहार कैसा था, राजा का जीवन कैसा था, वह किस प्रकार अपने जीवन को जीते थे, उस समय की औषधि कैसी थी, उस समय विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई थी, ठीक है। इन सभी बातों का चर्चा उस पुस्तक में मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जो है ना भारत में कविताएं भी हैं, नाटक भी है और महाकाव्य भी है। महाकाव्य क्या होता है दोस्तों, जो काव्य होता है उसी का विस्तृत रूप होता है क्या, महाकाव्य। जैसे अपने यहाँ क्या है, अपने भारत में एक महाकाव्य है ना, नाम क्या है, महाभारत, ठीक है दोस्तों। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। दोस्तों, जो कुछ पांडुलिपि है वह संस्कृत भाषा में है, जो प्राकृत भाषा थी वह उस समय के आम लोग इस्तेमाल करते थे अपने बोलचाल में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। दोस्तों, हम अपने अतीत के बारे में जानने के लिए, अतीत मतलब क्या होता है, मतलब जो बीत गया उसको अतीत बोलते हैं। तो जो बीत गया उसके बारे में जानने के लिए हम अभिलेख भी पढ़ सकते हैं। अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख जो है ऐसे लेख हैं जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, जो पत्थर पे या फिर कठोर धातु पे लिखवाया गया मिलता है, ठीक है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। दोस्तों, कभी कभी पत्थर पे या फिर कठोर सतह पर राजा जो है अपने आदेश को लिखवाते थे क्योंकि लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। दोस्तों कुछ अभिलेख ऐसे मिलते हैं जिनमें राजा या रानी जो है या फिर अन्य स्त्री पुरुष अपने कार्य मतलब वो अपने जीवन में क्या क्या काम किया उसको पत्थर पे लिखवाते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए राजा जो है युद्ध करने गया और उस क्षेत्र को जीत गया, ऐसे ही वो अपने कार्यकाल में कितना क्षेत्र जीत लिया, किस किस राज्य को जीता, उन सारे का लेखा जोखा पत्थर पे लिखवाता था राजा। ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइड में देखिए दोस्तों। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह अभिलेख जो आपके स्क्रीन पर है यह लगभग 2250 वर्ष पुराना है, जो अफगानिस्तान का एक शहर है कंधार, वहीं से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। दोस्तों यह अभिलेख जो है यह अशोक नामक एक शासक थे मगध साम्राज्य के, उन्होंने ही इस अभिलेख को गुदवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, और उस राजा के बारे में आप इसी पुस्तक के अध्याय 8 में पढ़ोगे तो आप बिल्कुल संयम रखिए, मैं वहाँ भी जाऊँगा, सब पढ़ाऊँगा। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। वही बोल रहा है, लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जो लिपियाँ होती है वो अक्षरों से बनी होती है या फिर संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम बोलते समय एक भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। ठीक है ना। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यह अभिलेख जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, यह जो है यूनानी और अरामाइक नामक दो लिपि और भाषा में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं अपने अनुसार, अन्यथा मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, फिर लाऊंगा अगला वीडियो पार्ट 2 इसी चैप्टर का। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।